हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डीजी अभ्यास में। दोस्तों, आज मैं लेकर हाजिर हूँ प्रैक्टिस सेट नंबर 7, जो आपके आने वाले सारे परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो समय नष्ट न करते हुए देखते हैं आज का पहला सवाल। भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है? ऑप्शन में दिया है कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए एंड जापान। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो आंसर निकल कर सामने आएगा वो आपका हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। और इसी के साथ इसकी राजधानी भी यहाँ पे याद कर लीजिएगा, कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी होती है कैनबरा। वेरी गुड। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। वयस्क मताधिकार कैसा अधिकार है? कानूनी अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, राजनीतिक अधिकार है या नैतिक अधिकार है? तो यहाँ पे ये जानना जरूरी है कि 61वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 1989 में जो मत देने की न्यूनतम आयु सीमा थी वह 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी थी। और वर्तमान में यही स्थित है कि जो मताधिकार की न्यूनतम आयु सीमा है वर्तमान में कितनी है? 18 वर्ष है। तो चूंकि इसके बारे में संविधान में उल्लेख किया गया है, तो इस प्रकार कह सकते हैं कि जो वयस्क मताधिकार है यह एक संवैधानिक अधिकार होगा। वेरी गुड। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। मूल अधिकार का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? अमेरिका, रूस, आयरलैंड या कनाडा? तो ये बता दूं कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कई परीक्षाओं में ये प्रश्न हूबहू पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा अमेरिका। और अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी में बता चुका हूँ पहले भी। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। किस अनुच्छेद को मृत्यु पत्र कहते हैं, यानी कि डेथ सर्टिफिकेट? तो यहाँ पे ये जानना आवश्यक है कि जो विकल्प में चारों ऑप्शन दिए हैं, ये चारों ऑप्शन आपके आपातकाल से ही संबंधित हैं। भारत में कुल 3 प्रकार के आपातकाल होते हैं: राष्ट्रीय आपातकाल, राजकीय आपातकाल या इसी को राष्ट्रपति शासन भी कहते हैं, और तीसरा होता है वित्तीय आपातकाल। तो यहाँ पे जो मृत्यु पत्र कहते हैं जिस आर्टिकल को, वो आपका हो जाएगा 356। राष्ट्रपति शासन को कहते हैं मृत्यु पत्र, यानी कि आर्टिकल 356 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि किस केंद्र शासित प्रदेश का खुद का हाई कोर्ट है? ठीक है। तो आपको बता दूं, जो वर्तमान स्थिति है वो ये है कि भारत में इस समय टोटल 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। और इन 9 केंद्र शासित प्रदेश में केवल 3 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जिनका खुद का उच्च न्यायालय है। पहला है दिल्ली, दूसरा है चंडीगढ़ और तीसरा है जम्मू कश्मीर। तो विकल्प का एनालिसिस करने के उपरांत हम देखते हैं कि यहाँ से जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर सामने आएगा वो हो जाएगा आपका चंडीगढ़। इसी के साथ चंडीगढ़ के रिगार्डिंग मैं आपको एक यूनिक प्रश्न बताता हूँ कि चंडीगढ़ 2 राज्यों के साथ साथ एक केंद्र शासित प्रदेश की भी राजधानी है। 2 राज्य कौन से हैं? पंजाब और हरियाणा के साथ साथ चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश की भी राजधानी है। इसको भी आप लोग यहाँ पे ध्यान देंगे। ठीक है। अगला प्रश्न है कि राज्यसभा के लिए नामित सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए? 1, 2, 12 या 10? तो आपको बता दूं कि जो नामांकित सदस्य होते हैं ये लोकसभा के लिए 2 होते हैं, राज्यसभा के लिए 12 होते हैं, टोटल संसद के लिए 14 होते हैं। और इनको नामित कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तो राज्यसभा के लिए जो नामित सदस्य हैं या नामांकित सदस्य हैं उनकी संख्या हो जाती है 12। अगला प्रश्न है कि अध्यादेश कौन जारी करता है? तो आपको अध्यादेश के बारे में कुछ बातें जाननी जरूरी होती है, उसको जान लीजिए कि अध्यादेश होता क्या है। अध्यादेश होता क्या है मैं बताता हूँ। जो भारत में कानून निर्माण की जो सर्वोच्च संस्था है वो है संसद। जब संसद के दोनों सदन अथवा दोनों में से कोई एक सदन न चल रहा हो और देश में ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाए कि किसी एक ज्वलंत मुद्दे पर तुरंत कानून बनाने की आवश्यकता आन पड़े, तो ऐसे समय में क्या होता है, राष्ट्रपति को अनुच्छेद 123 के तहत एक विशेषाधिकार प्राप्त होता है। और उस विशेषाधिकार या उस अनुच्छेद 123 का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है, जिसकी जो वैलिडिटी होती है वो होती है 6 माह। तो अध्यादेश कौन जारी करता है? राष्ट्रपति करता है। और ये लगभग एक कानून की तरह ही कार्य करता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है। तो इसकी स्थापना हुई थी 1982 में।
इसको आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। और नाबार्ड होता क्या है? नाबार्ड जो होता है कि कृषि के विकास और ग्रामीण विकास से संबंधित भारत की शीर्ष वित्तीय संस्था है। ये ज़रा सा ध्यान दीजिएगा आप इसको। नाबार्ड जो होता है ये जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक वगैरह होते हैं उनको धन प्रोवाइड करता है, जो आगे किसानों को ऋण के रूप में दिया जाता है। अब इसी के साथ साथ आपको बता दूं कि जो नाबार्ड का हेडक्वार्टर है ये आपका कहाँ पे है? ये मुंबई में है। अब मुंबई में और भी कई सारे बैंकों का मुख्यालय है, जैसे कि आरबीआई का मुख्यालय भी मुंबई होगा, एसबीआई का भी होगा, एचडीएफसी का भी होगा और एक्सिम बैंक का भी होगा। ठीक है, तो इन सब बैंकों का जो मुख्यालय है ये मुंबई है। आप इसको यहाँ पे याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? 13, 12, 15 या 17? तो ये तथ्यात्मक इसको रट लीजिए कि जो संविधान सभा में महिला की संख्या थी टोटल वो थी 15, लेकिन 8 महिला ऐसी थी इनमें से जिन्होंने संविधान पर हस्ताक्षर किया था 26 नवंबर 1949 को। ये भी ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में शेर सफारी स्थित है। लॉयन सफारी उत्तर प्रदेश में कहाँ पे स्थित है? कन्नौज में, लखनऊ में, नोएडा में, इटावा में? तो आपको दोस्तों बता दूं कि यह स्थित है इटावा में। इसको भी यहाँ पे आप याद कर लीजिएगा। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य है कौन सा है? सुंदरबन, काजीरंगा, नागार्जुन या जिम कॉर्बेट? तो यहाँ पे आपको बता दूं कि यह बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। वर्तमान में भारत में टोटल 50 बाघ अभ्यारण्य हैं। इनमें से जो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है वो है नागार्जुन श्रीशैलम। ये आपका आंध्र प्रदेश तेलंगाना में स्थित है। अगला प्रश्न है कि सिमलीपाल बाघ अभ्यारण्य कहाँ है? सिमलीपाल बाघ अभ्यारण्य कहाँ है? राजस्थान, उड़ीसा, तमिलनाडु या मिजोरम? तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका उड़ीसा। उड़ीसा के बारे में कुछ विशिष्ट बातें। उड़ीसा की राजधानी हो जाएगी भुवनेश्वर। उड़ीसा में आपका जगन्नाथपुरी का जो आयोजन होता है वो भी होता है। उड़ीसा में ही कोणार्क का सूर्य मंदिर भी है। ये भी आप इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, वेरी गुड। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। टाइगर रिजर्व कब लॉन्च हुआ था? इंडिया में टाइगर रिजर्व कब लॉन्च हुआ था? ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ये कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 1973। 1973 में बाघ परियोजना भारत में शुरू हुई थी। और एक बात और बता देना चाहता हूँ कि बाघ परियोजना के अंतर्गत शामिल होने वाला भारत का प्रथम बाघ अभ्यारण्य कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा आपका जिम कॉर्बेट, उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, वेरी गुड। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ये तथ्यात्मक प्रश्न है, इसको रट लीजिएगा। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। दोस्तों हमने अपने पुराने वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है। ठीक है, उसको वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न है कि विषुवत रेखा है कौन सी? 0 डिग्री यम उत्तर, 0 डिग्री अक्षांश, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश या 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश? दोस्तों थोड़ा सा इसमें समझना पड़ेगा कि जैसे आपकी ये पृथ्वी है, पृथ्वी के बीचों बीच से जो रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है उसी को कहते हैं विषुवत रेखा। इसकी डेफिनेशन यह है कि वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को उत्तरी और दक्षिणी 2 अर्धगोलार्धों में विभाजित करती है उसे कहा जाता है विषुवत रेखा, और इसी को 0 डिग्री अक्षांश भी कहा जाता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। इसी के साथ 23.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश होता है इसको कहते हैं कर्क रेखा। 23.5 डिग्री जो आपका दक्षिणी अक्षांश होता है इसको कहते हैं मकर रेखा। आप यहाँ पे इसको भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है कि कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती या पार करती है? तो दोस्तों मकर रेखा को 2 बार काटती या पार करने का मतलब होता है, इसको समझिए पहले। जैसे आपका ये विषुवत रेखा या मकर रेखा है, तो कोई नदी होगी जो मकर रेखा को इस प्रकार 2 बार पार करती होगी। तो यही प्रश्न है इसका। ठीक है, तो आपको बता देता हूँ यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा कि मकर रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी है ये बहती है अफ्रीका महाद्वीप में और इसका नाम है लिम्पोपो नदी।
ठीक है, इसको यहाँ पे ध्यान रखेंगे। इसी प्रकार कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी का नाम भी आप जान लीजिए, वो है माही नदी, भारत में बहती है। इसी प्रकार विषुवत रेखा या 0 डिग्री अक्षांश को 2 बार पार करने वाली नदी का नाम भी जान लीजिए, उसका नाम हो जाएगा आपका कांगो नदी। ठीक है, आप इसको यहाँ पे तीनों कहीं लिख लीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि यूरोपा किस ग्रह का उपग्रह है दोस्तों। ठीक है, तो इसका विकल्प है नेक्स्ट पेज पे, इसको देखते हैं कि जो यूरोपा है ये इनमें से किसका उपग्रह है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा बृहस्पति। यूरोपा के साथ साथ आप इसको भी ध्यान रखेंगे, गैनीमीड। तो दोस्तों बताना चाहता हूँ कि यूरोपा और गैनीमीड ये दोनों बृहस्पति ग्रह के उपग्रह हैं। इसमें एक यूनिक पॉइंट ये आपको याद रखना है कि बृहस्पति ग्रह सभी ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह है आकार में। वहीं बृहस्पति ग्रह का जो उपग्रह है गैनीमीड, ये सारे उपग्रहों में सबसे बड़ा है। ठीक है, वेरी गुड। अगला प्रश्न है कि पंचनद में शामिल नहीं है कौन सी नदी। तो मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि पंचनद, तो सबसे पहले पंचनद शब्द जो हिंदी शब्द है इसका एक आपको विशिष्ट पॉइंट बताता हूँ कि इसमें समास कौन सा है। जो ये पंचनद है, पंचनद में आपका हो जाएगा द्विगु समास, इसको ध्यान रखेंगे। पंचनद में शामिल जो 5 नदियां हैं वो हैं झेलम, चिनाब, रावी, सतलज और व्यास। तो विकल्प से जो आपका आंसर निकल के सामने आएगा वो हो जाएगा आपका मंदाकिनी, अर्थात पंचनद में मंदाकिनी शामिल नहीं है। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न। किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी की कमी से। तो यहाँ से जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आपका दोस्तों हो जाएगा, हम सबको पता है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। मसूड़ों से संबंधित रोग होता है स्कर्वी। ठीक है, इसी प्रकार जो बाकी के 3 विकल्प हैं उन पर भी चर्चा कर लेते हैं कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, रतौंधी। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, बेरी। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है आपका, बच्चों में होता है आपका सूखा रोग या इसी को रिकेट्स कहते हैं। जबकि बड़ों में कौन सा रोग होता है, तो ऑस्टियोमलेशिया होता है विटामिन डी की कमी से बड़ों में। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अनुच्छेद 252 से संबंधित उपबंध है राष्ट्रपति शासन, वित्तीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल या राज्य आपातकाल। ठीक है, तो अनुच्छेद 352 जो संबंधित है वो संबंधित है आपातकाल से या राष्ट्रीय आपातकाल से, इसको आप लोग यहाँ पे याद रखेंगे। और राष्ट्रीय आपातकाल भारत में अब तक कुल 3 बार लग चुका है, जिसमें सबसे विवादित था 1975 वाला, इंदिरा गांधी के टाइम पे लगा था, वो बहुत विवादित था, उसको याद रखिएगा। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। दोस्तों यहाँ पे जो विकल्प दिए गए हैं इनमें जो आपका करेक्ट आंसर निकल गया आएगा कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, तो वो थे जिनके जन्म उत्सव को हम मनाते हैं शिक्षक दिवस के रूप में। हाँ दोस्तों, 5 सितंबर 1888 को जन्म हुआ था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। यही पहले व्यक्ति थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन ही पहले व्यक्ति थे जिनको भारत रत्न मिला था 1954 में। वेंकटरमन, राजगोपालाचारी और सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इन 3 लोग को सबसे पहले मिला था भारत रत्न 1954 में। और इनके जन्मदिन को 5 सितंबर को हम लोग मनाते हैं शिक्षक दिवस के रूप में, और यही भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। तो इतनी सारी बातें जो मैंने बताई है इसको आप कंठस्थ करिएगा, याद रखिएगा, अच्छे से वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा। तो वीडियो को जब दोबारा देखेंगे तो सारी चीज़ें आपको याद रहेंगी। ठीक है, और यहीं पे भारत के प्रथम जो राष्ट्रपति थे उनकी भी चर्चा कर लेते हैं। तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। तो दोस्तों बता देना चाहता हूँ कि राज्यपाल से संबंधित जो आपका अनुच्छेद होता है वो होता है 154 एंड 155। ठीक है, राज्यपाल होता क्या है, जो राज्यपाल है यह केंद्र और राज्य के बीच में एक सेतु का काम करता है, एक ब्रिज का काम करता है। और राज्यपाल का जो पद है यह प्रावधान लिया गया है किस देश के संविधान से, तो कनाडा के संविधान से लिया गया है। राज्यपाल की नियुक्ति जो एजेंट के रूप में की जाती है केंद्र सरकार के द्वारा, तो वह नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है दोस्तों, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। ठीक है, अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाता है।
तो ये तथ्यात्मक है, इसको रट लीजिएगा। राष्ट्रपति को शपथ दिलवाता है भारत का मुख्य न्यायाधीश। अगला प्रश्न देखते हैं। लोकसभा के कितने एंग्लो इंडियन सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है? अर्थात लोकसभा के लिए राष्ट्रपति कितने आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों को मनोनीत करता है? तो यहाँ पे विकल्प में दिया है 1, 2, 3 एंड 12। ठीक है, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 2। मैंने बताया था कि लोकसभा के लिए 2 आंग्ल भारतीय, राज्यसभा के लिए 14 सदस्यों को, यानी कि 12 सदस्यों को, यानी कि टोटल 14 सदस्यों को। संसद के लिए टोटल 14 सदस्य, या लोकसभा के लिए 2 सदस्य, या राज्यसभा के लिए 12 सदस्य। ये तीनों डेटा आप याद रखेंगे। इन सभी सदस्यों को मनोनीत कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तो यहाँ पे इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 2। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा के अध्यक्ष थे अंबेडकर साहब, राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा या BN राव? तो संविधान सभा के जो अस्थाई अध्यक्ष थे, प्रथम अध्यक्ष थे, वो थे आपके राजेंद्र प्रसाद। लेकिन अस्थाई कौन थे? ये आपके हो जाएंगे सच्चिदानंद सिन्हा। लेकिन इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है? थायमिन, रेटिनॉल, एस्कॉर्बिक एसिड या राइबोफ्लेविन? दोस्तों जो विटामिन B2 का रासायनिक नाम है ये आपका हो जाएगा राइबोफ्लेविन। बाकी 3 विकल्प की अगर हम लोग बात करेंगे तो जो थायमिन दिया है विकल्प ए में, ये रासायनिक नाम है विटामिन B1 का। रेटिनॉल की बात करेंगे तो विटामिन ए का है, और एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन C का वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, और विटामिन B2 के बारे में मैं एक आपको यूनिक बात बताता हूँ कि जो दूध का हल्का पीलापन होता है, कभी देखिए जो गाढ़ा दूध होता है उसको जब उबालते हैं तो उबालने के बाद हल्का पीलापन हो जाता है ऊपर में सतह पे। ठीक है, तो ये जो विटामिन B2 होता है यही कारण बनता है दूध के हल्के पीलेपन का। ये ज़रा सा ध्यान रखेंगे यहाँ पे। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? तो दोस्तों जैसे कि हमको पता है कि 15 अगस्त 47 को हमारा देश आज़ाद हुआ था, 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था। आपका बचा विकल्प 2, एक C बचा है, एक D बचा है। ठीक है, तो संविधान के लागू होने के पहले की तिथि अगर देखेंगे तो आपका हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान अंगीकृत किया गया था, आत्मसात किया गया था, या इस दिन संविधान पर सदस्यों ने हस्ताक्षर किया था। तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा C विकल्प। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन मूल अधिकार नहीं है? निम्नलिखित में कौन मूल अधिकार नहीं है? निजता का अधिकार, समता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार या स्वतंत्रता का अधिकार? तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, मैंने बताया था, ये हो जाएगा आपका संपत्ति का अधिकार। 44वें संविधान संशोधन की सहायता से अनुच्छेद 31 के अंतर्गत उल्लेखित संपत्ति के अधिकार को हटाकर एक कानूनी या सामान्य या विधिक अधिकार बना दिया गया अनुच्छेद 300 का के तहत। ध्यान रखना, संपत्ति का अधिकार समाप्त नहीं हुआ है, इसको केवल मूल अधिकारों की श्रेणी से निकालकर कानूनी अधिकार की श्रेणी में डाल दिया गया था। पहले था इसका अनुच्छेद 31 और अब हो गया है 300 का। इसको ध्यान रखेंगे। तो 2-3 प्रश्न मैं आपको मौखिक रूप से बताना चाहूँगा कि कौन सा अधिकार अब मूल अधिकार नहीं रहा। तो संपत्ति का अधिकार। कौन सा आयोग अब आयोग नहीं रहा? तो ये हो जाएगा आपका योजना आयोग। और एक प्रश्न नया आपका बन सकता है कि कौन सा राज्य अब राज्य नहीं रहा? तो जम्मू कश्मीर है, क्योंकि वो तो बन गया अब केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, चलिए लास्ट के 2 प्रश्न और देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता की समाप्ति की व्यवस्था की गई है? अस्पृश्यता का अंत का मतलब होता है छुआछूत का अंत। ठीक है, तो ये समता से संबंधित है। तो समता का अधिकार मैंने बताया था आपको कि 14 से 18 के बीच में होता है। लेकिन यहाँ पे जो तथ्यात्मक प्रश्न है इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आप याद कर लीजिएगा, अनुच्छेद 17। अगला प्रश्न है कि प्राथमिक शिक्षा संबंधी अधिकार का अनुच्छेद है। ठीक है दोस्तों, इसको थोड़ा सा आपको डिटेल में बताएंगे कि प्राथमिक शिक्षा संबंधी अगर बात करेंगे तो जो मूल अधिकार है, मूल अधिकार में जो इसका अनुच्छेद है ये आपका 21 का होता है। ठीक है, लेकिन नीति निर्देशक तत्व में इसका अनुच्छेद हो जाता है 45। वहीं आपका जो मूल कर्तव्य है
मूल कर्तव्य में प्राथमिक शिक्षा का जो अनुच्छेद है वो हो जाता है 51 का। तो ये तीनों बहुत इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है कि मूल अधिकार की बात करेंगे, शिक्षा संबंधी जो है वो 21 का होता है, लेकिन अगर कभी-कभी विकल्प में 21 दिया हो तो उसको भी आप टिक कर सकते हो। नीति निर्देशक तत्व में शिक्षा का जो अधिकार होता है, जो अनुच्छेद होता है वो होता है 45, मूल कर्तव्य में 51 का होता है। तो यहाँ पे विकल्प में जो आपका आंसर निकल कर सामने आ जाएगा वो आपका हो जाएगा अनुच्छेद 21, ये प्राथमिक शिक्षा संबंधी अधिकार है। तो फ्रेंड्स बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।